तो जो आदमी 5-6 साल पहले ही मृत हो चुका है, उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों को पलायन कैसे करा। सामने में दीवान साहब खुद बैठते थे, बीच में एक 38 बालकनियां बनी हुई हैं। सभी बालकनियों की अपनी अपनी अलग ही नवकाशी है। से इस रॉड को अंदर डाली और ये लोहे की रोड डाली हुई है। इस टाइप के ये बनाए हुए हैं। चूना सीमेंट पानी किसी से भी नहीं बनाई हुई है। इस टाइप पूरी सीलिंग के अंदर में लगाए हुए थे ओरिजिनल मोती, जिसकी वजह से बिल्डिंग को इसका नाम मिला मोती महल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को शुभ शिवरात्रि और हर हर महादेव। सो गाइस, आज मैं आपको ऐसी हवेली दिखाने वाला हूँ जो जैसलमेर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसलमेर तो क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उस हवेली का नाम है सालम सिंह हवेली और उस सालम सिंह हवेली के मालिक का नाम है सालम सिंह, जिसके कारण जैसलमेर के 84 गाँव रातों ही रात खाली हो गए थे। सो गाइस, इस 84 गाँव में एक गाँव है कुंदरा, जो कि अभी भी वीरान पड़ा हुआ है और उस कुंदरा गाँव को भूतिया गाँव के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, चलते हैं और आपको दिखाते हैं सालम सिंह की हवेली। इस हवेली को कई नामों से भी बुलाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस हवेली को जहाज महल, मोती महल एंड सालम सिंह की हवेली भी कहा जाता है। सो चलकर आपको दिखाते हैं सालम सिंह की हवेली। सो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का टाइम जो है ना लगभग 11:30 से लेकर 7 बजे तक है। और यहाँ पर टिकटें ले ली हमने। पर पर्सन की एक टिकट है 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ है कैमरा की, मतलब रिकॉर्ड करने का 50 रुपीज़ चार्ज है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर भाई डर लग रहा है। अंदर पूरा से छत टूटा हुआ है। देखो कबूतर आ रहे हैं, कबूतर। पुराने टाइप के दरवाजे लगे हुए हैं, कर सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा चेक करो। सो गए, जैसे कि आपने देखा अभी हम ऊपर से हैं। सीढ़ियाँ बहुत ही ऊपर से मतलब खड़ी हुई बनी हुई थी, बहुत ही ऊंचाई में बनी हुई थी और चढ़ने में डर लग रहा था। और जैसे कि आपने देखा 3 दरवाजे जो कि बंद पड़े हैं वो भी खोले हुए नहीं, वो अंदर से टूट के बंदर हो चुके हैं और अंदर कबूतर बैठे हैं। मतलब पूरा वहाँ पर कोई रहते नहीं है। इधर भी खंडर हो गया है। यहाँ पर तो नीचे शायद रहते हैं, इनकी फैमिली रहती है। और यहाँ पर ऊपर की शायद जो दरवाजे हैं ना वो पूरे बंद हुए हुए हैं, कई साल से बंद हुए हुए हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो स्थान है ना, ये जो रखा हुआ है ना, जाता है यहाँ पर सालम सिंह बैठते थे। और यहाँ पर ऊपर जो पाइप लगा है, यहाँ से पानी आता था और यहाँ पर वो बैठ के नहाते थे। और वे ऐसे नहीं नहाते थे, वो मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, ताकि उस टाइम में जैसलमेर में पानी की कमी थी। पहले तो क्या, अभी भी जैसलमेर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। और वो मुल्तानी मिट्टी से इसलिए नहाते थे ताकि जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाती थी, फिर पानी का रीयूज़ करता जाता था। और इधर भी देखते हैं, इधर मैं आपको दिखा दूँ कि इधर जो सो गाइस, ये उनका बाथरूम वगैरह है। उस टाइम भी ऐसा ही था, लेकिन अभी थोड़ा मॉडिफाई करके उस टाइम भी था। सो गाइस, मैं आपको कुछ और बता दूं कि जो इस महल का नाम जहाज महल इसलिए पड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखने में जहाज की टाइप लग रहा है। और इसके ऊपर 2 और इमारतें बनी हुई थी, 2 और मंजिला बनी हुई थी, जो कि उस टाइम जो महाराजा ने तोड़वा दी थी किसी कारण। और देख सकते हो, इसलिए इसका नाम जहाज महल पड़ा। और मैं आपको कुछ और दिखा दूँ, यहाँ पर जो है ना इनके जो देवी देवता थे उस टाइम के, उनकी ये प्रतिमा रखी हुई है। उधर शायद जाना अलाउ नहीं है। सो गए, जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्ट हवेली का कितना ही पास बना हुआ है। और मैं आपको कुछ और बता दूं, सालम सिंह ये चाहते थे जो हवेली से डायरेक्ट फोर्ट के अंदर एक पुल बनाना चाहते थे, जो कि वो वहाँ से ही सीधा जा सके फोर्ट के अंदर, ताकि रास्ते से ना जा सके, ताकि गेट से ना जा सके। और वो अपनी रईसी दिखाने के लिए वो पुल बनाना चाहते थे। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो पुराने टाइम में जो थी ना छतें ना, वो लकड़ी से बनाई हुई थी, ताकि ये जो साउंड प्रूफ थी। और इसका यही मतलब, एक और मतलब होता है कि इस छतों से जो है ना गर्मी के टाइम ठंडी रहती है और ठंडी के टाइम ये गर्म रहती है। और जैसे कि आप देख सकते हो, सभी की छतें लकड़ी से बनाई हुई है। सो चलकर आपको अंदर ऊपर की साइड दिखाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चूना गाड़ा से नहीं बनाई हुई, इंटरलॉक से बनाई हुई है। और इसमें लोहे की रॉड डाली हुई है, चेक कर सकते हो आप। और एक और बनाई हुई है कि ये साउंड प्रूफ थी, जिससे कि जो इधर पास वाले रूम में कोई बैठे हों तो उनको जो भी बात करते हैं उनको साउंड की आवाज़ ना आए। साउंड प्रूफ ये बनाई हुई है। और आप देख सकते हो, ये इतनी मतलब खड़ी हुई और लंबी लंबी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, चेक कर सकते हो। चेक करो भाई।
तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी जो दीवान साहब थे उनके जो वंशज आए थे और उन्होंने हमें बताया, वो अभी इस हवेली के बारे में कुछ बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा दूंगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और ये बालकनियाँ बनी हुई हैं, ये टोटल 38 बालकनियाँ बनी हुई हैं। सभी बालकनियों की अपनी अपनी अलग ही नौकाशी है और सभी के अलग अलग डिज़ाइन है। सो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए उन्होंने बनाया ताकि वो अपनी रईसी दिखा सके। और ये जो हवेली बनाई हुई है, ये चूना सीमेंट से नहीं बनाई हुई है, इंटरलॉक सिस्टम से बनाई हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है ना, इसके अंदर ये मतलब खांचा बनाते हैं, मतलब उस टाइप का फिट होने का बनाते हैं, जो ये यहाँ पर फिट हो जाता है। और ये वाला है जो यहाँ पर फिट हो जाता है, जो कि एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, फिर इधर उधर हिलते नहीं है। इस टाइप के ये बनाए हुए हैं, इंटरलॉक सिस्टम से बनाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये लोहे की रोड डाली हुई है, इस टाइप के ये बनाए हुए हैं। चूना सीमेंट पानी किसी से भी नहीं बनाई हुई है, इस टाइप की बनाई हुई है। देख सकते कितनी अनोखी और प्यारी है। और चलकर आपको दिखाते हैं। दीवान साहब को अपनी वाइफ से या उनकी वाइफ को उनसे कोई स्पेशल बात करनी हो, ऐसी जो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो उसके लिए क्या होता था कि वो वाइफ जो है यहाँ आती नहीं थी, और जो दीवान साहब है या घर का कोई भी दूसरा मर्द रहता था, वो उस पोर्शन में दिन के टाइम में नहीं जाते थे। रात के टाइम में जाते थे, दिन में नहीं जाते थे। तो अब क्या है कि अगर कोई बात करनी हो तो कैसे की जाए। तो सामने में जो रूम था वो था उनका ऑफिस रूम, दीवान साहब का पर्सनल रूम था। यहाँ पे ऑफिस रूम के सामने उन्होंने ये झरोखा बनवाया, यहाँ पे दीवान साहब बैठते थे। सामने के झरोखे में देखेंगे तो वैसा ही एक अलग डिजाइन का, ज्यादा आकृति वाला एक अलग झरोखा बना रखा है। उसी झरोखे में बैठती थी उनकी एक पत्नी, कोई भी उनकी एक वाइफ बैठती थी, और बात करते थे बिना बोले इशारों में, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे अगर आप चिल्ला के बात करेंगे तो हस्बैंड वाइफ के बीच की प्राइवेसी नहीं रही। अब प्राइवेसी से भी जो इशारों की भाषा होती थी वो उंगलियों के थ्रू नहीं होती थी, उंगलियों का यूज नहीं करते थे, वो होते थे फेशियल एक्सप्रेशन और जो उन्होंने कपड़े पहन रखे, जो उन्होंने वेशभूषा पहन रखी उसके थ्रू। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर घर के अंदर किसी का झगड़ा हो जाता है तो वो उनकी जो वाइफ है वो दीवान साहब को कैसे बताएगी कि घर में झगड़ा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, या तो जनरली आप कोई बर्तन बजा दीजिए, उससे आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता था कि पहले की औरतें पहनती थी चूड़ा हाथ में। तो चूड़ा पहनने से क्या है कि चूड़े में अलग अलग कड़ा, अलग अलग बैंगल, अलग अलग चूड़ी, अलग अलग घर का मेंबर है, और एक चूड़ा इस हाथ में, एक चूड़ा इस हाथ में, मतलब 2 गुट, यानी कि 2 ग्रुप। घर में 2 ग्रुप हो गए, और जब इसको आपस में आप ऐसे बजाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आवाज आ रही है। आवाज का मतलब ये है कि घर में 2 ग्रुप, 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आप वहां पे आइए, मैं इसको शांत करेंगे। अब ये जो रूम था, ये था दीवान साहब का पर्सनल रूम, यानी कि ऑफिस रूम, कैबिन रूम था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग का ये पोर्शन मैंने ऑफिस रूम। 3 साइड से देखेंगे तो झरोखे बना के रूम को ओपन करके रखा है, ताकि जो ताज़ी हवा है उसका वेंटिलेशन होता रहे, और उससे क्या है रूम ठंडा रहेगा। दूसरा सेकेंडरी देखेंगे तो आप देखिए सीलिंग जो है लकड़ी का बना हुआ है। अब ये जो लकड़ी है ये स्पेशली सागवान की लकड़ी है, जो उस टाइम पे रेगिस्तान में नहीं मिलती थी, तो इसको इम्पोर्ट किया जाता था। सेकेंडरी थिंग ये है कि सागवान जो है नॉर्मल किसी भी टाइप की लकड़ी से है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा में ये सीलिंग जो थी ये थी फॉल सीलिंग। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, यहाँ पे एक पतली सी रॉड ले ली है मैंने, यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी कैविटी है सीलिंग के अंदर में। यहाँ से इस रॉड को अंदर डालें, लगभग पूरी रॉड अंदर चली गई, जो कि लगभग 1 से 1.5 फीट की है। यानी कि इस जगह पे फॉल सीलिंग का कंसेप्ट उस समय से चलता हुआ है। फॉल सीलिंग है तो इस जगह पे आप कोई भी चीज का स्टोरेज कर सकते थे, उसके लिए यूज किया जाता था। अब 3 झरोखे हैं तो 3 झरोखा का भी स्पेशल पर्पस होता था। क्या होता था, ये झरोखा और ये झरोखा स्पेशली बनाया गया था ताकि उस टाइम पे जो सिल्क रूट की मार्केट नीचे रखी थी इस जगह पे, उसके ऊपर मार्केट के ऊपर ध्यान देने के लिए, और जो दूसरे सोल्जर्स होते थे उनको यहाँ से ऑर्डर्स देने के लिए। पर्टिकुलरली ये 2 झरोखे इसी काम के लिए बनाए गए थे, और यहाँ पे जो झरोखा था ये झरोखा बनाया गया था ताकि नीचे दूसरे जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको कोई दूसरे ऑर्डर्स देने के लिए। नीचे में था ऑफिस रूम, और नीचे ऑफिस रूम के ऊपर ये रूम उन्होंने बनवाया था स्पेशली डांसिंग रूम, ताकि ज़्यादा जब काम का प्रेशर होता था, वर्कलोड ज़्यादा होता था, तो नीचे से ऊपर आके वो अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर सकते थे। सामने में दीवान साहब खुद बैठते थे, बीच में एक लेडी डांसर डांस करती थी यहाँ पे, और जमीन पे पूरा बेल्जियम कांच का उस टाइम पे डेकोरेशन होता था। 3 साइड से 3 बालकनी, 3 झरोकों के अंदर 3 म्यूजिशियन बैठते थे म्यूजिक बजाने के लिए। स्पेशलिटी क्या है इस रूम के अंदर में देखेंगे तो देखिए, ये जो कांच का कलेक्शन है ये 400 साल पहले बेल्जियम से इम्पोर्ट किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो सीलिंग में देखिए गोल्ड पेंटिंग है। गोल्ड पेंटिंग जो है उस टाइम में करते थे गोल्ड की डस्ट के थ्रू, क्योंकि आर्टिफिशियल गोल्ड पेंट नहीं आता था, तो सोने की जो धूल आती थी उसी का पेंट बना के उसके थ्रू उसमें पेंटिंग किया करते थे।
इसके अलावा देखेंगे तो सीलिंग में देखिए छोटे छोटे होल्स है हर जगह। इन्हीं होल्स के अंदर से पूरी सीलिंग के अंदर में लगाए हुए थे ओरिजिनल मोती, जिसकी वजह से बिल्डिंग को इसका नाम मिला मोती महल पर्ल पैलेस। यहाँ पे दीवान साहब बैठते थे और यहाँ पे चलता था पानी का फव्वारा। लेकिन मजे की बात यह है कि 400 साल पहले कोई भी बिजली नहीं थी, मोटर नहीं थी, तो बिना बिजली के बिना मोटर के पानी का फव्वारा चलाते कैसे थे? तो क्या होता था कि जो पानी का टैंक होता था वो होता था नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर, और उसका जो पाइपलाइन का जो फेस होता था या जो कह सकते हैं जो मुंह होता था वो होता था बहुत चौड़ा। तो उसके थ्रू जो पानी आता था वो आता था ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। नीचे आते आते जो पाइप है वो सिकुड़ता जाता था, यानी कि उसकी जो नली है वो छोटी होती जाती थी, और एट द एंड जब वो पॉइंट आता था जहाँ से पानी निकलेगा वहां पे जो पाइप का मुंह है बहुत छोटा होता था। तो इससे एक तो ये होगा ना कि ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि नीचे एरिया कम हो रहा है, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है। तो पानी के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वो ऊंचाई पकड़ेगा एक फव्वारा बनने के लिए। सेकेंडरी, चूंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी का एक्ट हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी वजह से उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। थर्डली क्या होते थे मैनुअल पंप्स। जैसे आज के टाइम में साइकिल के टायर में हवा पंप करने के लिए मैनुअल पंप होते हैं, उसी टाइप के पंप होते थे पानी के अंदर में, और उससे डायरेक्टली हवा नहीं बल्कि सीधा के सीधा पानी ही उस पाइपलाइन के अंदर में पंप करते थे ताकि उसके अंदर और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर सके। तो जब पानी आता था तो पहले बीच के पाइप से पानी आता था अच्छी खासी ऊंचाई पे, और साइड में जो दो मुंह बंद कर रखे हैं इसके अंदर, उसी के थ्रू पानी वापस चला जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का कांच का बॉल दिखेगा। अभी जो कांच के बॉल है जो अलग अलग कलर के हैं, इस टाइप के कांच के बॉल आते थे ईरान से, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस रूम के अंदर 25 से ज्यादा बॉल लगे हुए थे, सब अलग अलग कलर के, और सबके अंदर 1 इंच साइज का एक डायमंड रखा होता है। अब बजरे की बात ये है कि डायमंड क्यों रखा गया, तो जनरली उस टाइम के लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि डायमंड का क्या यूज है। लेकिन जब हीरे को सूरज में देखा जाता था तो उसके अंदर से अलग अलग किरणें निकलती थी रोशनी की, तो वही कंसेप्ट उन्होंने यूज किया, इसके अंदर डायमंड रखा, और शाम के टाइम में या रात के टाइम में जब भी इस रूम को यूज करते थे तो एक ऑयल का लैंप लगाते थे रूम के बीच में। उस ऑयल की लैंप की लाइट रेज जब डायमंड के ऊपर पड़ती थी तो वो डायमंड की जो 7 लाइट की अलग अलग रेज है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो स्पेक्ट्रम अगेन बेल्जियम के कांच से रिफ्लेक्शन करता था, तो इस रूम को मॉडर्न डे डिस्को और पब जैसा लुक मिल जाता था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों के अंदर में कांच के पीछे में पेपर लगे हुए हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो पेपर है ये यहाँ पे क्यों लगा है, या फिर इसके ऊपर जो है ये हैंडराइटिंग क्यों है, ये क्या लिखा हुआ है। तो जनरली एक आपको चीज़ बताता हूँ कि जैसे आज के टाइम में आपके पास कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आप प्रिजर्व करना चाहते हो, तो आज के टाइम में आप क्या करेंगे, या तो उसको एक प्लास्टिक की फाइल में डाल के रखेंगे, नहीं तो उसको लेमिनेट करवा के रखेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिजर्व रहेगा। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका प्रिजर्व करना है, कोई ऐसा हस्तलेख है जो आपको प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो क्या होता था जनरली कि उस टाइम पे जब किसी रूम में कांच का काम हो तो क्या करते थे, प्लास्टर होने के बाद में छूने का प्लास्टर हुआ, उसके बाद में जो पेपर है उसके ऊपर जिस पोर्शन में आपका रिटर्न है, हैंडराइटिंग है, जहाँ पे आपने जो सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन लिख रखी है, उसका फेस जो है वो रहेगा दीवार की तरफ। तो दीवार की तरफ रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक पेपर रहेगा, यहाँ से आ जाएगा उसके ऊपर मिरर आने से क्या होगा कि जो है मिरर के अंदर पोर्स नहीं होते, यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो उसके अंदर नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है, जो आर पार है हवा नहीं जा पाती है। जब हवा नहीं जाएगी तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो पेपर को खा के खत्म करते हैं या जो पेपर को डिके करते हैं, वो बैक्टीरिया जो है 80% तक खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे वैक्यूम बन चुका है, वैक्यूम के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, तो पेपर जो है या तो वो लंबे समय तक टिका रहेगा, और अगर इनकेस अगर वो पेपर खराब हो जाता है या डिके हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो क्या होगा कि चूंकि हमने उसका जो फेस है वो दीवार की तरफ करके रखा है, तो जो इंक है उसका पूरा ट्रेस जो है वॉल के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पेपर का ट्रेस मिल जाएगा। ये पूरा उसी टाइम का पेपर आज तक प्रिजर्व्ड है। कुछ जगहों पे देखेंगे तो पेपर जो है वो मिट चुका है, लेकिन यहाँ पे है जो हल्के हल्के इंक के निशान है, यानी कि जो पेपर खत्म हो गया लेकिन उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी वो आज भी दीवारों के ऊपर छपी हुई।
ये जो रूम था ये था दीवान साहब की 7 पत्नियों के लिए मेकअप का और ड्रेसिंग का रूम तैयार होने के लिए ये रूम बनवाया था। मेरा कलेक्शन अगेन बेल्जियम का है। बॉर्डर्स वगैरह देखेंगे तो फिर से गोल्ड का पेंटिंग किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। बॉर्डर्स में देखेंगे तो अगेन कलरफुल कांच का डेकोरेशन है। तो ये जो कांच आते थे ये अगेन आते थे ईरान से। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये जो कलरफुल ग्लास है या फिर कांच के अंदर में कहीं पे इस तरीके का पेंटिंग दिखेगा तो ये जो कांच आता था ये आता था ईरान से। इसके अलावा मैं देखिए 4 विंडोज उस तरफ है, तो 4 हुआ, 4 या 7 वहाँ वाइफ वास्ते एक एक्स्ट्रा होते तो वहाँ लेडी डांसर जो हमारे डांसिंग रूम में डांस करती थी। ये कुछ हुए टाइम और पुराना सामान है, कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्शन किए हुए। इधर की साइड में 3 बड़ी खिड़कियां हैं, 2 इधर और इधर की साइड में 2 छोटी खिड़कियां हैं, कुल मिला के 5 विंडोज। 5 है, एक इस तरफ में विंडो है, एक विंडो इस तरफ में। तो दीवान साहब की 7 पत्नियां थी और 7 पत्नियों के लिए 7 विंडोज इसलिए बनाई ताकि जो नीचे मार्केट होती थी या जो उस टाइम पे सिल्क रूट की मार्केट लगती थी उस मार्केट के अंदर वो देख सके मार्केट में क्या मिल रहा है, क्या नया आया है, क्या पुराना है, वो सब देखना था। दीवान सालम सिंह का स्वर्गवास 1881, बीकानेर की लड़ाई 1885, भाली वालों का फला है 1887। कितने सालों का फ़र्क है। तो कहा जाता है कि दीवान सालम सिंह ने पलायन कराया, यहाँ पे 4 सालों का 5 सालों से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो जो आदमी 5-6 साल पहले ही मृत हो चुका है, उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों को पलायन कैसे करा, पॉसिबल नहीं। इसकी लगे 12 साल की उम्र, अंदर चाहता धीरज सिंह की लगे कर्नल ट्रोल्ड का तो जिसमें आए ही बनो, इसमें आए ही नहीं। और विधायक पास हुए राजस्थान विधानसभा में कि कर्नल ट्रोल्ड द्वारा लिखी हुई किसी भी किताब का कोई प्रमाण नहीं बनता है, इसके लिए इसका कोई प्रूफ तथ्य नहीं मानने नहीं। विधेयक पास हो सारे जितने भी लिखे नहीं वो कर्नल ट्रोल्ड वाले लिखे, ठीक है। लिखे ब्राह्मणों को देश निकाला दिया वो सारा, ठीक है। मैं 12 साल या धीरज सिंह या 12 साल की उम्र 3 वर्ष लिखो या हिम्मत सिंह लिखे, वह धीरज सिंह लिखे या हिम्मत सिंह लिखे। पछा की लिखे सालम सिंह दीवान के व्यक्तित्व और कृत्य का जब मूल्यांकन करने पड़ते हैं तब लगता है कि वह इतना भी क्रूर भी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। यह एक कुटिल सफल दीवान था जिसके ब्रिटिश काल में जैसलमेर के अस्तित्व को बनाए रखा। ब्रिटिश काल में जैसलमेर चारों ओर से घिरा हुआ था, पश्चिम में मीरों से, उत्तर में दाऊद पोत्रों से, पूर्व में राठौड़ों से तथा दक्षिण में सोडों से। अपने ही घर में वो अपनी ठीक है। जैसे कि आपने देखा अभी जो सालम सिंह की अभी हिस्ट्री में उन्होंने बताई थी वो रियल हिस्ट्री थी, और कई लोगों ने बहुत ही अफवाहें फैलाई हुई ऐसे वैसे कहानी सुनी हुई है। जो अभी हमें हिस्ट्री पता चली वो सालम सिंह के वंशज ने खुद ने हमें बताई है। तो ये जो जैसलमेर के 83 गांव खाली हुए थे ये सालम सिंह की वजह से नहीं हुए। तो मैं आपको कुछ और बता दूँ, अगर जैसलमेर के आपको कई स्थानों के बारे में या कई स्थानों के व्लॉग देखने के स्थानों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में या फिर DM करके मुझे बता सकते हैं। वो उस स्थान के लिए मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा, तो आप मुझे वो लोकेशन शेयर कर सकते हैं या उस जगह के बारे में बता सकते हैं कमेंट में। उस जगह पर आपके लिए व्लॉग्स लाता रहूँगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो को नेक्स्ट से ज़्यादा पहुँच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।